बेटा मैंने अभी आपको बताया था फोटोन के नंबर पर यूनिट एरिया पे कैसे निकालते हैं, है ना, ये सारी बातें, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो वो अब हमने एक पार्ट सीख लिया, उस पर 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए। अब मैं बात बता रहा हूं आपको कि देखो हम ये बोल रहे हैं डुअल नेचर होता है लाइट का, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, और पार्टिकल मतलब एनर्जी बंडल्स, फोटोन। अब वो जा जाके कहीं पे पार्टिकल टकराएंगे तो अब m मास का v वेलोसिटी जाता है, पार्टिकल फोर्स भी पैदा करेगा, अरे उसका मोमेंटम चेंज होगा, अगला जाके टकरा के फोर्स भी लगाएगा, प्रेशर भी लगाएगा, तो उसी टाइप से हमारी जो ये रेडिएशन है वो फोर्स भी लगाएगी और प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी, उसकी कैलकुलेशन अब करने जा रहे हैं। एक होता है नंबर ऑफ फोटोन निकालना, क्योंकि हमारे को नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, और एक होता है फोर्स और प्रेशर निकालना। अब सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट सोर्स है, p पावर है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो इससे हम कितने, ये देखो पॉइंट सोर्स है तो r डिस्टेंस पे कितना, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक प्लेट रख दी है एरिया की, ये एरिया की प्लेट रख दी। अब मान लो इस सोर्स की वजह से यहाँ पे कितना फोर्स प्रेशर सब निकाल लूंगा, कैसे बताता हूं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैं बोल दूं पावर अपॉन एरिया 4πr², ये सिखा रखा मैंने, ये अगर ये डिस्टेंस आ रहे तो r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी हो जाएगी p अपॉन 4πr², और ये हो जाएगी एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और एक फोटोन की एनर्जी h नहीं है, तो यहां से मैं नंबर ऑफ फोटोन भी निकाल सकता हूं। तो मैं किसी भी तरीके से नंबर ऑफ फोटोन पे पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोटोन की एनर्जी मुझे पता है, इंटेंसिटी का मीनिंग पता है, पावर का मीनिंग पता है, कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, तो p अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, हाँ क्योंकि p होता है यूनिट पर सेकंड, कितनी एनर्जी निकलेगी, तो एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड कर दूंगा। फिर यहां पर कितने फोटोन गिर रहे हैं, तो एरिया का डिवाइड कर दूंगा, तो यूनिट एरिया पे फोटोन आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये सारी कैलकुलेशन में कर दूंगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी, अब आ जाओ आप इस प्लेट पे, इधर देखना, तो मैं बोल दूं एनर्जी falling on plate of area A, falling per second, energy falling per second, मेन मुद्दा पर सेकंड का, क्योंकि पर सेकंड जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वही तो फोर्स होगा। तो एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड ऑन प्लेट ऑफ एरिया ए इज, बोलो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये इस एरिया की प्लेट पे जो, तो मैं बोल दूं p अपॉन 4πr², है ना, या इंटेंसिटी लिख दो r² इंटू एरिया ए, या यूं लिख दो i इंटू ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया, ये एनर्जी, ये d/dt पर सेकंड इतनी एनर्जी गिरेगी। तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड ऑन प्लेट, तो कितना आ जाएगा IA, ये हुई एनर्जी अपॉन एक फोटोन की एनर्जी hc/λ। सर hc/λ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम भी इसी में लिखूंगा मैं। चलो साहब, तो ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन कितने गिर रहे हैं पर सेकंड, तो इस प्लेट पर सेकंड कितने फोटोन टकरा रहे हैं पता पड़ गया। अब ये फोटोन टकरा के रिटर्न होंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा फोर्स। तो मैं बोल दूं फोर्स ऑन प्लेट, ठीक है, इज इक्वल टू पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम dp/dt लिख दो, dp/dt, तो बोल दो पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम, पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम, ये ठीक साहब। तो पहला फर्स्ट फॉर परफेक्ट, फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस, फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस। अगर ये सरफेस परफेक्ट एब्जॉर्बिंग है तो देखो क्या होगा, तो क्या मैं बोल दूं जो भी फोटोन गिरेंगे वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मैं बोल दूं जो फोटोन आए उसमें एक फोटोन का मोमेंटम h/λ है और टकरा के 0 है, तो टकराने के बाद 0, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया h/λ और फाइनल हो गया 0, है ना। मैं अभी वैल्यू में रख रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम ये हो गया वैल्यू में, ये 0। तो मैं बोल दूं ΔP चेंज इन मोमेंटम ऑफ ΔP ऑफ ईच फोटोन, तो हर फोटोन का चेंज इन ईच फोटोन, तो हर फोटोन कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, दैट इज h/λ, ये -0। तो ये, तो यहां से फोर्स कितना जाएगा, फोर्स, तो ये मैं बोल दूं ΔP ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो जो पर सेकंड जो फोटोन गिरेंगे वो इनटू ΔP, ये आ जाएगा h/λ इंटू नंबर ऑफ फोटोन कितने गिरेंगे यहाँ, इंटू नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा कितना, I अपॉन SC/λ, SC/λ।
लेमडा, लेमडा लेमडा गया, एच से एच गया, तो ये आ गया आई ए बाई सी, तो फोर्स आ जाएगा आई ए बाई सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस, आई ए बाई सी हो गया फोर्स, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और ये आ जाएगा बेटा आई बाई सी, ये दिस इज प्रेशर पी। तो प्रेशर हो गया आई बाई सी और फोर्स हो गया आई ए बाई सी, ठीक है। तो ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला और ये आ गया प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक साहब। अब फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेकेंड, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं यहां पे, अब यहां पे देख मोमेंटम चेंज, तो फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो मैं बोल दूं ये फोटोन आएगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो ये आया फोटोन h बाई लेमडा से आया ये, और टकरा के h बाई लेमडा से लौट गया ये, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम, ये। तो h बाई लेमडा से आया भाई, तो डेल्टा पी, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन, डेल्टा पी इज इक्वल टू, मैं बोल दूंगा कितना आ जाएगा, बोलो h बाई लेमडा था ये, तो चेंज आ जाएगा टू एच बाई लेमडा। ए बेटा अब मैं यहाँ रामायण नहीं कर रहा हूँ, मैं मैकेनिक्स में पढ़ा होगा इतने, कई बच्चे जीरो समझ लेते हैं h बाई लेमडा, ए भैया इधर h बाई लेमडा था, फिर इधर है तो चेंज टू एच बाई लेमडा है ना, तो ये, तो यहां से देखो फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये, तो डेल्टा पी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, पर सेकेंड कितने फोटोन गिर रहे हैं इनटू एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से फोर्स F बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा 2h बाई लेमडा, 2h बाई लेमडा इनटू पर सेकेंड कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा I अपॉन एच सी बाई लेमडा, तो यहां से लेमडा लेमडा गया, h से h गया, तो आ जाएगा 2IA बाई सी, दिस इज द फोर्स। अब यहां से प्रेशर, प्रेशर P इज इक्वल टू बोलो फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां से आ जाएगा 2I बाई सी, दिस इज द प्रेशर, ये। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का लिए प्रेशर 2I बाई सी होता है और परफेक्ट फोर्स होता है 2IA बाई सी, है ना। इसमें सब हो गया, नंबर ऑफ फोटोन कितने गिर रहे हैं और एक फोटोन का मोमेंटम चेंज, इसमें आधा होता है, प्रेशर भी आधा और फोर्स भी आधा, IA बाई सी, कब, एब्जॉर्बिंग के लिए, सही बात है, एब्जॉर्बिंग में कम मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा अब इंटेंसिटी वगैरह कैसे निकालेंगे वो हमारे को आता है, क्लियर है। कई बार वो नंबर ऑफ फोटोन की कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेंगे, तो हमने बेसिक से पढ़ा सारी चीज। हाँ अब अगर इसमें पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जैसे अब तो ये हो गया थर्ड केस है ना, थर्ड पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना, ये देखो इसी हेडिंग वैसी डाल दो, फॉर पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, तो सुनना मेरी बात को, तो बोल दो फोर्स, तो फोर्स दो टाइप का आएगा इसमें, ड्यू टू ए फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्बिंग फोटोन, है ना, जो सरफेस एब्जॉर्ब करेगी, और फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग फोटोन, ठीक है साहब। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू, तो यहां से आ जाएगा बेटा IA बाई, सुनना चल छोड़, पूरा ही करते हैं अपन डिटेल में, ठीक है। तो मैं बोल दूं फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्बिंग फोटोन, तो यहां से मैं बोल दूं नंबर ऑफ फोटोन, ए नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जो फोटोन गिर रहे हैं उसका मैं बोल दूं R टाइम्स, क्योंकि कोफिशिएंट, और देखो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जैसे ये सरफेस है तो मैं बोल दूं जो फोटोन गिरे उसमें से R टाइम्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जैसे N फोटोन गिरे तो NR तो हो जाएंगे रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R बोल दिया मैंने, मतलब जितना गिरता है उसका R टाइम्स, जैसे 0.4 है तो 40% रिफ्लेक्ट होंगे, 60% एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो बोल दो R टाइम्स ऑफ N, तो जितने गिरेंगे उसका R टाइम्स ऑफ N तो हो जाएंगे रिफ्लेक्ट और बाकी हो जाएंगे एब्जॉर्ब। तो आ जाओ
तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड का r टाइम्स हो जाएगा रिफ्लेक्ट, है ना, और इसमें आ जाएगा चेंज इन वन फोटोन आ जाएगा डेल p वन फोटोन, तो वन फोटोन का चेंज इन मोमेंटम। ठीक साहब, तो ये हो गया। अच्छा फोर्स ड्यू टू, तो ये कितना आ जाएगा बोलो। अच्छा फोर्स ड्यू टू, ये रिफ्लेक्टिंग के लिए लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्टिंग करता है ना, सारा रिफ्लेक्ट है ना। और यहां कितना आ जाएगा IA बाई सी, सॉरी IA, ये एनर्जी फॉलिंग पर IA अपॉन HC बाई लेमडा, है ना, इनटू R, ये इतना रिफ्लेक्ट हुआ। और रिफ्लेक्टिंग फोटोन के लिए 2H बाई लेमडा था चेंज इन मोमेंटम। अरे बोलो, तो यहां से H लेमडा गए, तो आ जाएगा 2IA बाई सी आर, ये आ गया ये इक्वेशन 1। या इसको इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 इसको डाल दो, ये 1। तो ये आ गया रिफ्लेक्टिंग की वजह से। अब आ जाओ एब्जॉर्बिंग की वजह से फोटोन, तो F एब्जॉर्बिंग, तो ये आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इंटू 1 माइनस R। R रिफ्लेक्ट हुआ 40%, तो 60% एब्जॉर्ब होगा इंटू डेल P ऑफ वन फोटोन, तो हर फोटोन का डेल P। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा IA अपॉन HC बाई लेमडा इंटू 1 माइनस R इंटू H बाई लेमडा, ये तो लेमडा लेमडा गया, ये H से गया, तो ये आ जाएगा कितना बोलो। आ जाए बेटा, पेज खाली कर लिया अपन ने, ये तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये F एब्जॉर्बिंग IA बाई C 1 माइनस R। ठीक साहब, तो यहां से नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F बराबर F एब्जॉर्बिंग प्लस F रिफ्लेक्टिंग, तो ये आ जाएगा 2IA बाई C R, ये तो आ गया ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग फोटॉन्स, ठीक है, प्लस IA बाई C 1 माइनस R, ये आ गया ड्यू टू एब्जॉर्बिंग फोटोन। तो यहां से IA बाई C लिया कॉमन, ये आ जाएगा 2R प्लस 1 माइनस R, ये आ जाएगा IA बाई C, है ना, और ये आ जाएगा 1 प्लस R। अब आ जाओ इसको चेक करते हैं F नेट, ठीक है। और अगर फोर्स आ गया तो प्रेशर एंड प्रेशर, बोलो प्रेशर, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया सबको पता है, अरे बोलो, तो आ जाएगा I बाई C 1 प्लस R। अब देखो इसको चेक करते हैं, ए यहां से देख, चेक करके देख सही है गलत है। फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग R 1 हो जाएगा, ए रिफ्लेक्शन का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, 100% रिफ्लेक्शन होगा, तो ये 2IA बाई C हो गया, और यहाँ पे ये 2I बाई C हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट आए थे परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के लिए, देख लो पीछे, ये देख ले, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के यही तो रिजल्ट है, ये परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग का देख, ये देख परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है 2IA बाई C फोर्स और 2I बाई C, ठीक है सर। अब परफेक्ट एब्जॉर्बिंग के देखो, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग के लिए R 0 हो जाएगा, तो ये 0 होते कितना हो जाएगा, IA बाई C और ये I बाई C, यही आया था परफेक्ट एब्जॉर्बिंग का, देखो IA बाई C और I बाई C, IA बाई C और I बाई C। सर समझ में आ गया, तो बिल्कुल सही है ये। तो ये हो गया। अब मुद्दे की बात क्या है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखो, R की वैल्यू 0 और 1 रख देना फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग R इक्वल टू 1 रख दो, ठीक है। ये फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बिंग R इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के लिए R 1 रख देना, वो रिजल्ट आ जाएंगे, और R 0। ओके सर, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन बेटा। वैसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछ नहीं रहे, लेकिन फिर भी अपने को क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, ठीक है। आजा कहां तक हुए थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गए थे अपने 39 तक, 48 क्वेश्चन। आ जाओ एग्जाम्पल 40, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वैसे करते हैं। आ जाओ, ये क्या बेटा, द इंटेंसिटी the intensity of sunlight is, है ना, सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, I बराबर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इफ इट इज
इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, then find out रेडिएशन प्रेशर। देखो फोर्स तो निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अपने को एरिया नहीं दिया जा गिर रही है उसकी, पर कोई बात नहीं इंटेंसिटी गिर रही है, लाइट इंटेंसिटी है ना, इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, साफ लिखा कंप्लीटली एब्जॉर्ब, तो याद है I/C हो जाएगा। तो मैं बोल दूं प्रेशर, तो प्रेशर P इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा? P इक्वल टू I/C, P इक्वल टू I/C, तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ वोट पर मीटर स्क्वायर अपॉन C, 3 इंटू 10⁸। तो यहां से ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 है ना, -6 है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर, ठीक है, ये आ गया प्रेशर। क्लियर है? कुछ भी नहीं करा, बस कन्वर्जन करे। ठीक है सर, समझ में आ गया है ना। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में करा मैंने, ध्यान ना 101.5 मान के एग्जैक्ट लिख ले, चला जा है ना, एग्जैक्ट लिख ले, तेरे मॉड्यूल में लिखा है, सोल्ड एग्जांपल है मॉड्यूल का 4.7, बस ये आ रहा है। तो समझ में आ गया सर, I/C फॉर्मूला लग गया, क्योंकि कंप्लीट एब्जॉर्बिंग, अगर ये कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग होती तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, तो यार 2I/C आ जाता, समझ गए? तो फाइनल रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर समझ में आ गया? अच्छा, एग्जाम्पल 41 देखो बेटा, एग्जाम्पल 41 क्या होगा, इधर देख। अच्छा, अब ये देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ए प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम is in equilibrium in air due to force exerted by light beam on it, due to force exerted by the light beam on plate। ठीक है, calculate the power of beam, calculate the power of beam, calculate the power of beam, assuming the plate is perfect absorbing, perfectly ठीक साहब, ये लो, ठीक है ना, ये यहां से टकराई बीम, ये तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बिंग है। इसका मास कितना है बेटा? मास इज 10 ग्राम। ये परफेक्ट एब्जॉर्बिंग प्लेट है, 10 ग्राम मास है, ठीक साहब, है ना। अब ये P पावर की लाइट गिर रही है, पावर क्या होता है? एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, नॉट पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड, तो पूरे एरिया पे पर सेकेंड इतनी पावर गिर रही है, ठीक साहब। तो मैं बोल दूं यहां से कितना आ जाएगा फोर्स? तो फोर्स होता है परफेक्ट, कौन सी सरफेस है? परफेक्ट एब्जॉर्बिंग। तो मैं बोल दूं फोर्स होता है फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन का फोर्स कितना आ जाएगा? तो ये होता है IA/C एब्जॉर्बिंग के लिए, और IA क्या है? पावर, इंटेंसिटी इंटू एरिया पावर। इधर देख ले, इंटेंसिटी इंटू एरिया पावर कैसे, थोड़ा सा और यहां पे देख, चेंजेस कर ले, आजा इधर देख, इंटेंसिटी इंटू एरिया पावर कैसे होती है, देख ये इंटेंसिटी, ये एरिया कर दे, यहां से मैं बोल दूं तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू पावर। तो मैं कई बार बीम की पावर, तो ये पावर है, एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, तो ये पावर, क्लियर है। तो मैं पावर अपॉन एरिया, ये पावर अपॉन फोटोन की एनर्जी भी कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड ऑन दिस प्लेट ऑफ एरिया ए इज पावर इंसिडेंट ऑन दिस। तो इस पे जितनी पावर गिर रही है, पावर P है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना जाएंगे? तो यहां से ये भी लिख सकता हूं मैं और करके, तो हर जगह पावर अपॉन SC/λ, एक फोटोन की एनर्जी, तो पावर हो जाएगा गिवन एरिया पे गिरने वाली एनर्जी पर सेकेंड, ठीक सर।
तो बिल्कुल क्लियर है सर। तो आ जाओ, तो मैं बोल दो आई ए बाई सी और पी बाई सी, पावर ही तो निकालनी है ये पावर। तो यहां से रेडिएशन फोर्स, तो ये mg के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल दूं पी बाई सी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लेट, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लेट। बोलो प्लेट के इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? तो बोल दो एफ ग्रेविटेशनल बराबर एफ रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? तो यहां से mg इज इक्वल टू पी बाई सी, mg इज इक्वल टू पी बाई सी, पी बाई सी, ठीक है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा पावर, तो P इज इक्वल टू mgc, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 10/1000 इंटू 10 इंटू C, टेन बाई 1000, ये हो गया m, g हो गया 10 और c हो गया कितना 3 इंटू 10⁸। तो ये आ जाएगा कितना 3 इंटू 10⁷ वॉट। ये दिस इज द पावर। बोलो तो परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए ये पावर आ गई 3 इंटू 10⁷। क्लियर है सर? सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है। तो एग्जाम्पल 42, तो कब आई ए बाई सी लगाना है, कब 2 आई ए बाई सी लगाना है, कब आई बाई सी, कब 2 आई बाई सी प्रेशर, कब पावर लिखनी है, सर सब समझ में आ रहा है। धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी बेटा क्वेश्चन करोगे तो। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडिएशन है ना, ये अभी सब नॉर्मली गिर रही है ना। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, propagating in the form of a parallel beam falls normally on a plain metallic surface, the intensity of beam is 5 milliwatt and its cross sectional area is 1.0 mm square. Find the pressure exerted by the radiation, on the metallic surface. If it is completely reflecting, ठीक है। अगर ये देखो रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस, कितनी है वेवलेंथ रेडिएशन की? 200 नैनोमीटर लैम्डा है, ठीक है। प्रोपोगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेलल बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन ए प्लेन मेटेलिक सरफेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ बीम इज दिस। तो इंटेंसिटी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक साहब। तब तो फोर्स में फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन ऑन द मेटेलिक सरफेस, इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है तो प्रेशर कितना था बोलो? प्रेशर P इज इक्वल टू, तो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के लिए कितना आ जाएगा बोलो? 2I बाई सी। अरे अब कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के लिए 2I बाई सी हो गया ना। 2I बाई सी तो फोर्स होता है, प्रेशर की बात चल रही है, ठीक साहब। तो यहां से P बराबर आ जाएगा 2I कितना है मिलीवॉट, I हो जाएगा इंटू 5 इंटू 10⁻³
अपॉन सी, है ना, तो अपॉन सी 3 इंटू 10⁸ हो गया काम। तो कितना आ जाएगा ये 3.33 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लो कितना कम प्रेशर और कितना कम फोर्स लगते हैं। आप फोर्स और प्रेशर की वैल्यू तो देखो, समझ भी तो लो थोड़ी, बहुत नेग्लिजिबल। देखो इतने 10 ग्राम को बैलेंस कर पाया ये, है ना। यहाँ देखो 4 10 प्रेशर, ये 10⁻6 उसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई। तो बहुत नेग्लिजिबल से लगते हैं, नहीं तो फिर नजर नहीं आ रहे थे क्या नेचर में। ठीक सर, तो ये क्या मैंने कुछ गलती करी क्या? देखो अच्छा ये पावर थी बीम की, इंटेंसिटी तो थी। अच्छा I/A/C, ये तो प्रेशर हो गया ना। मैंने गलती, सही है अपना तो, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ बीम देखे, पावर मिली वोट। ए या बेटा ये गलती इन्होंने करी, अपन ने नहीं करी है। ए इधर देख, ये इंटेंसिटी नहीं, आपके मॉड्यूल में लिखा इंटेंसिटी, ये पावर थी। ये पावर ऑफ बीम है ना, ये इंटेंसिटी नहीं थी, पावर ऑफ बीम, पावर ऑफ बीम, ठीक है। तो ये पावर थी, है ना। देखो यूनिट पावर की तो है, ये इंटेंसिटी का है, तो पावर ऑफ बीम। तो मैं बोल दूं पावर से इंटेंसिटी बनानी पड़ेगी अपने को, तो इंटेंसिटी बराबर, तो पहले देखो ये वापस करना पड़ेगा अपने को। क्यों? क्योंकि अगले ने गलती करी है। तो मैं बोल दूं पावर, सॉरी इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, क्योंकि पावर होती है एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड, और अपॉन एरिया कर दूंगा तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड हो जाएगी। तो आ जाओ पावर अपॉन एरिया। तो पावर कितनी बेटा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया। एरिया आ जाएगा 1 कितना 1.01 mm², 1 इंटू 10⁻⁶, तो यह आ जाएगा वोट पर मीटर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ वोट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। अब इंटेंसिटी आ गई, तो अब आ जाओ प्रेशर। तो ये आ जाएगा कितना, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है, एब्जॉर्बिंग है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग ना। तो ये आ जाएगा 2I/C, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁸ ये आ जाएगा कितना 3.33 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? तो ये सर सारी बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। अब इसमें अपन ने सारा जो भी पढ़ा ये नॉर्मल इंसिडेंट के लिए। ए बेटा ये ध्यान रख लेना, दीज आर ओनली फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, क्योंकि मैंने मोमेंटम पूरा डायरेक्शन को देखो ढंग से, तो दीज ऑल आर फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। ये देखो ये जो प्रेशर फोर्स निकाले ना, ये नॉर्मल इंसिडेंट किसके लिए? फोर्स एंड प्रेशर फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, फॉर नॉर्मली इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट का तो नॉर्मल इंसिडेंट एंड रेडिएशन, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंट रेडिएशन के लिए, ठीक सा। ठीक सा। अब तिरछी गिरेगी तो क्या होगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कर लेते, अब इतना कौन पूछ रहा तुम्हारे से यार, ठीक है। बस वो मोमेंटम में करते थे वैसे तक, मैं समझा नहीं रहा हूं तुम्हारे को, है ना। जबरदस्ती को मतलब नहीं है अटाला इकट्ठा करने से, है ना। जो काम की चीजें वो पढ़ो। पहली बात तो इतना भी कोई नहीं पूछ रहा है, बस तेरे को तो I/A/C और वो फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। 43 देखो बता देता हूं, जैसे मान लो कोई सरफेस है परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन फोटोन यूं तिरछे गिर रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे, ना। एक मॉड्यूल में सॉल्ट एग्जांपल कर लेना, तो 60 पे जाएंगे। तो मैं बोल दूं वो मोमेंटम का बस वो जो भी मोमेंटम होगा उसका ये वाला कंपोनेंट, तो फोर्स कितना आ जाएगा बोलो। परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है तो फोर्स आ जाएगा कितना 2I/A/C पहले हुआ करता था, अब cos 60 लगने लग जाएंगे। क्यों लगने लग जाएंगे cos 60? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट आएगा। क्लियर है? तो पर सेकंड मोमेंटम ट्रांसफर में cos 60, ये देखो ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल तो वो कम हो ही रहा, तो फोर्स विल बी एक्सर्टेड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस। ये
ये सर सारी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? तो सर ये तो सब ओके है मामला। तो मुद्दे की बात ये, अब बाकी तो आपको मैकेनिक्स के हिसाब से कर लेना खुद, ठीक है? तो ये प्रेशर हो गया। अब सर आप इंटेंसिटी की कोई और बात, अब अपन लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा बेटा मैं, तो उसमें फिर लास्ट में थोड़ा हाईफाई क्वेश्चन कर पाऊंगा। उस हाईफाई क्वेश्चन में अपन आगे देखेंगे इंटेंसिटी पे बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होता है। हालांकि मैं वो करवा के तुम्हारे को उलझाना नहीं चाहता अभी, पर अब अपन ग्राफ वर्सेस इंटेंसिटी देखेंगे लास्ट में, ठीक है? चलो हाँ बेटा, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, ठीक है? उसमें आइंस्टीन ने बोला कि अपने को लाइट का क्या पार्टिकल बिहेवियर लेना पड़ेगा, ठीक है? तो एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ये वेव बिहेव्स लाइक पार्टिकल। डी ब्रोगली के दिमाग में उल्टी बात आई कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, डुअल नेचर शो कर सकती है, तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा। हर पार्टिकल की, हर मैटर की एक वेव, उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी, उसका भी वेव नेचर होगा। जैसे ये पार्टिकल है तो इसका भी एक वेव नेचर होगा और उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी। बिल्कुल। तो डी ब्रोगली ने बोला, क्या बोला डी ब्रोगली? तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या है? ये रामायण हाइपोथेसिस मतलब रामायण। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एज वेव बिहेव्स लाइक पार्टिकल, जैसा आप बोलते हो कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, भैया आइंस्टीन, अगर आप बोलते हो कि वेव बिहेव्स लाइक पार्टिकल, सिमिलरली मैटर आल्सो बिहेव्स लाइक वेव। उसी प्रकार से कोई भी मैटर जो होता है वो भी वेव की तरह बिहेव करेगा, उसके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी। तो एवरी मैटर्स बिहेव्स लाइक वेव अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। According to D. Broglie, wavelength of wave associated with particle is given by this. तो वेवलेंथ ये होती है h/p। तो किसी भी वेव की वेवलेंथ लैम्डा बराबर h/p होती है। क्लियर है क्या? चलो आगे, यहां पे p की वैल्यू रखते हैं। देखो आगे और फॉर्मूला बना सकता हूं, और करके लिख दो। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया है ना, और करके लिख दूं मैं, लैम्डा इज इक्वल टू, आपको पता है मोमेंटम किसी पार्टिकल का, m मास के पार्टिकल का जो कि v स्पीड से आ रहा, मोमेंटम कितना होता है? तो मैं बोलता हूं h/mv। अगला देखो, और लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk, और k की वैल्यू याद है, k काइनेटिक एनर्जी है। सर ये कहां से आया? इधर देख, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, छोटी मोटी मैकेनिक्स तो पढ़ी होगी ना। तो k बराबर होता है हाफ mv²। तो यहां से m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मैं, तो यहां से आ जाएगा बेटा m²v²/2m। सर आप m का मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बदलती है, अपन जितनी बात करते होती थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, तो p²/2m ये क्या आ गया? तो यहां से लिख दूं मैं p की वैल्यू √2m के, और p बराबर √2m के, तो p इज इक्वल टू √2m के। तो जिनको ये रिलेशन नहीं पता है p, कई है ना खूब क्वेश्चन थे वर्क पावर एनर्जी में, जैसे मोमेंटम 100% बढ़ा दे तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगी, ठीक है? यहाँ पे 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे तो क्या होगा? ये सारी बातें खूब थी अपना, ठीक है? ये तो ये सारा हिसाब किताब था। ये तो ये लैम्डा हो गया। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कई बार वो होता है, जैसे चार्ज पार्टिकल है ना, क्यू मास का, क्यू चार्ज का चार्ज पार्टिकल है, v वोल्टेज से एक्सेलरेट करा है ना, v वोल्टेज से एक्सेलरेट करा है ना, वोल्टेज v अप्लाइड करा, वोल्टेज v अप्लाइड करा, अप्लाइड वोल्टेज v, अप्लाइड वोल्टेज v, ठीक है? ये करा तो ये आ जाएगा QV, है ना? तो मतलब अच्छा, V वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा? यूनिट चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है कि नहीं दो पॉइंट के बीच में, तो यूनिट चार्ज को मूव करने में, या यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन V होगा, तो Q चार्ज को मूव करने में QV, और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? QV। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यूं लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस कर दो यहाँ पे, अपन को बैटरी तो लगा नहीं रहे जो अप्लाइड वोल्टेज लिखूं मैं, है ना? ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये इतनी आ जाएगी Q है, ठीक है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रो में पढ़ा बेटा, ये बातें मेरे मतलब मैं 2m QV, ये दिस इज वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा ये। तो वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जहां पे आप कह रहे हैं ठीक साहब। अच्छा, यहां से देखो, इफ गैस मॉलिक्यूल, इफ गैस molecule of mass m is at temperature T, then its kinetic energy is कितनी हो जाएगी? 3/2 kT।
ये 3/2 kT रखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा लैम्डा बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m 3/2 kT। यहाँ से गया तो कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m kT। ये क्लियर है क्या? तो ये सारा आगे फॉर्मूला है। चलो सर अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब अपन ने देखो कितने क्वेश्चन कर लिए थे उसमें पीछे वाले में, एग्जाम्पल 26 है ना। अब अपन समझते हैं ये क्या है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी बेटा कि एवरी पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स लाइक वेव, मतलब पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है एक तरीके से, और वो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है h/p, p की जगह लिख दिया mv, फिर लिख दिया अंडर रूट 2m के, क्लियर है। और यहाँ पे qv, k की वैल्यू qv, ठीक है। अपने को बेटा ज्यादा फालतू की बातें नहीं, जो काम की बातें वो पढ़ो ढंग से, है ना। पता पड़ता है ज्यादा फालतू की बातों के चक्कर में काम की बातें एक भी नहीं आती, ठीक है। चलो आ जाइए अब इन पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर अपन इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। फिर अपन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। इफ अच्छा हाँ थोड़ा सा है ना, सम इंपॉर्टेंट पार्टिकल, सम इंपॉर्टेंट पार्टिकल जो अभी काम आएंगे मेरे, है ना। पार्टिकल मतलब मैं उनके बारे में बता रहा हूं जो मेरे काम आने वाले हैं। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड में भी ये तरह काम आते हैं। तो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, तो बोलो प्रोटॉन का मास कितना आ जाएगा बेटा m, है ना, एंड चार्ज q, ये मैं ले रहा हूं। अब दूसरों को इससे कंपेयर करूंगा, इफ है ना, ये प्रोटॉन के लिए। तो बताओ ड्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ड्यूट्रॉन, बोलो ड्यूट्रॉन के लिए। तो बोल दो मास 2m, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, चार्ज वही होगा जो प्रोटॉन का होता है। अरे आइसोटोप है हाइड्रोजन, हाँ। उसके बाद प्रोटॉन ड्यूट्रॉन। अब आ जाओ आप अल्फा पार्टिकल, बोलो अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या जाएगा बेटा, मास 4m हो जाएगा क्या, और चार्ज 2q हो जाएगा, डबल होता है, याद है He++। ये 3 पार्टिकल बहुत देता है, क्लियर है। तो अपन काम में ले लेंगे, ये बात तेरे को मैग्नेटिक फील्ड में पता है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जबरदस्ती की कॉपियां मत धरो बेटा। नोट जितने प्रिसाइज शॉर्ट और मतलब होता है ना जैसे पिन पॉइंटेड होंगे, उतना रिवीजन में भी मजा आएगा और उतने मार्क्स भी बढ़ेंगे। ज्यादा रामायण वो भर भर के नोट्स की फोटोकॉपियां कराते फिरते, कोई मतलब नहीं ऐसे सड़ा नोट्स होगा। नोट्स वो काम के हैं बेटा जो पिन पॉइंटेड क्वेश्चन ढंग से करवा दे हुए आपको, समझ गए, ताकि रिवीजन में भी अच्छा लगे। पता पड़ा रामायण ने लिखी हुई है, क्या मतलब है फालतू की चीज समझने से, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। अपने को लिटरेचर नहीं बनाने, ठीक सर। आ जाओ अब देखो, इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल are moving with same speed, are moving with same momentum, then ratio of their de Broglie wavelength, ratio of their de Broglie wavelength will be है ना, लैम्डा प्रोटॉन इस टू लैम्डा अल्फा। चलो आ जाओ, ठीक है। तो लैम्डा प्रोटॉन इस टू लैम्डा अल्फा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो, तो यहां से बोल दो h अपॉन मोमेंटम ही लिखो सीधा, h/p, यूजिंग h/p। तो p प्रोटॉन और p अल्फा सेम दिए, p प्रोटॉन अपॉन h/p अल्फा, और ये दोनों सेम दिए तो काट दूंगा 1:1। p प्रोटॉन बराबर p अल्फा दिया है ना अपने को क्वेश्चन में, प्रोटॉन और उसका मोमेंटम इक्वल है। ये तो प्रोटॉन और अल्फा का मोमेंटम से मैं तो 1:1। चले आगे, इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग with same speed, then
रेशियो ऑफ देयर, रेशियो ऑफ देयर, देखो बिल्कुल सीक्वेंस से क्वेश्चन करा रहा हूं, देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, विल बी, ठीक है, उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? तो आ जाओ, देखो ये h बाई एम बी फॉर्मूला लगाऊंगा इस बार, यूजिंग h बाई एम बी, यूजिंग, बोलो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम बी। क्यों लगा रहा हूं ये फॉर्मूला बेटा? क्योंकि इस बार मेरे को स्पीड सेम दी है, क्लियर है, तो ये m 4m, तो 4:1, समझ में आ गई क्या? ये ठीक है, ये तो मोमेंटम सेम होगा तो 1:1, स्पीड सेम होगी तो 4:1, क्लियर है क्या? समझ में आ गई सर? एग्जाम्पल 28, अब आ जाओ, इफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल सीक्वेंस अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम काइनेटिक, आर मूविंग, समझ में आ गई कैसे कैसे फॉर्मूले बदलते जा रहे हैं? आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, देन रेशियो their de Broglie wavelength, their de Broglie wavelength, ठीक है, आ जाओ भैया, तो यहां से बोल दो लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा अल्फा पार्टिकल, ये तो यहां से मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से बोल दो h अपॉन अंडर रूट 2m k इज टू h अपॉन अंडर रूट 2m, कितना हो जाएगा? अरे बोलो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? 4m इंटू के, ये तो यहां से h से h गया बेटा, k से k गया, 2 से 2 गया, m से m गया, तो 2:1, क्लियर है? 2:1, बोलो, तो ये आ गया रेशो, तो 2:1, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी k कर दी और मास इसका 4 टाइम्स है, तो ये आ गया 2:1, तो मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक साहब, आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी एंड देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो ये, तो कभी काइनेटिक एनर्जी सेम दे देगा तो मैं अंडर रूट 2m k वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कभी मोमेंटम सेम तो सीधा h बाई पी, कभी स्पीड सेम तो h अपॉन एम वी, तो कब कौन से फॉर्मूला लगेंगे समझ में आ गया बेटा? इट डिपेंड्स आपको क्या गिवन है डेटास, ठीक है, कभी अगर मोमेंटम की बातें कर रहा सीधा ये लग जाएगा, तो ध्यान रखना जब मोमेंटम सेम होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगी, याद है मैग्नेटिक फील्ड में भी तुमने रेडियस पढ़ी होगी, r बराबर mv अपॉन क्यू बी, याद है वहां mv ऊपर मोमेंटम होता है तो p बाई क्यू बी, कई बार वो मोमेंटम ही सेम दे देता है, बच्चा m और v ढूंढता है, नहीं h अपॉन mv, ये सर समझ में आ गया। अब सर ये पोटेंशियल, अब देखो आ जाओ पोटेंशियल की बात भी करते हैं, बिल्कुल ओके है सर आपकी बात, ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर, ओके सर। इफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय same potential difference, same voltage, then ratio of their de Broglie wavelength will be, ठीक है, ये तो ठीक है, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो तो h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी लगा दूं मैं, इस टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, ये तो ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज और वोल्टेज और प्रोटॉन का मास, यहां पे आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और वोल्टेज सेम है, देखो v0 तो दोनों के सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट करा v0 से, तो मैं बोल दूं h कैंसिल, 2 कैंसिल,
वी नॉट कैंसिल, अब एम बी। अब आ जाओ यहाँ पे 1/√, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो एम क्यू लिखा, इसको मास प्रोटॉन का एम मान लिया, चार्ज क्यू। तो यहाँ पे अगर उसी के टर्म्स में मैं लिखूंगा तो अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4m और चार्ज हो जाएगा 2q। क्लियर है? तो ये m ये कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा √8:1, ये √8:1, तो ये आ जाएगा 2√2:1, 2√2:1। क्लियर है क्या? ये चलो आगे। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया। तो ये आगे आ जाओ एग्जांपल 30। इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, न्यूट्रॉन भी कर सकते, मैं देखो एक पे ही करा रहा हूं सिस्टम, तो आप न्यूट्रॉन भी कर सकते हो, वहां मास 2m हो जाएगा और चार्ज क्यू हो जाएगा। समझ गए क्या? चलो सर, इफ प्रोटॉन है ना एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एक मिनट रुक जाए, है ना, वेलोसिटी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ये वोल्टेज का हो गया, है ना। टेम्परेचर पे करते हैं, एक क्वेश्चन मॉड्यूल का ही ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टेम्परेचर में लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी बेटा। मैं ये रहा, देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, which are at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विच आर एट टेम्परेचर दिस एंड दिस, है ना, ये निकालना अपने को। आ जाओ, तो यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज टू लैम्डा एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है क्या? तो ये निकालना है, तो h/√, है ना। तो डी ब्रोगली, अब देखो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला कौन सा था? 3, है ना, ये था ना 3mkt, ठीक है, 3mkt। आ जाओ, तो ये आ जाएगा 3m। अब m किसका बेटा? तो m रखेंगे किसका? अल्फा पार्टिकल, और ये तो मास रखने पड़ेंगे, तो यहां पे आ जाएगा किसका? हाइड्रोजन। पहला हाइड्रोजन है ना अपना, मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, T m k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर T1 इज टू h/√, थ्राइस ऑफ मास ऑफ हीलियम, हीलियम की बात कर रहे हैं ना, हाँ, K और T2। ओके, ये H से H गया, K से K गया, 3 से 3 गया, ठीक है। ये आ जाएगा 1/√, ये कितना आ जाएगा 2, T कितना आ जाएगा बेटा? ये 27 को केल्विन में बदलो बेटा, तो 300 केल्विन, और इसको भी केल्विन में बदलो बेटा, तो 400 केल्विन। क्लियर है? ये आ गया, तो आ जाएगा 2 तो लिख ही दिया, 300 केल्विन इज टू 1/√, हीलियम का 4 इंटू 400 केल्विन। ये तो यहां से 2 0 कट गए, ये आ जाएगा 4:√6, 4:√6। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा 4:√6, ठीक है ना। इसमें देखो कोई गलती तो नहीं है? नहीं गलती है ना, हाँ नहीं ठीक है, इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, इधर देख, 2 से काट भी सकता हूँ ना 2, तो अपने बुक में लिखा हुआ लिख दो √8:√3, √8:√3। ये क्लियर है क्या? √8:√3। चलो भैया, समझ में आ गई सर? अब देखो, अब कई बार वैल्यू, अब ये तो हो गए सारे रेशो वाले, अभी जो क्वेश्चन करा अपन ने सब में रेशो पूछा मैंने, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता, जैसे अगले आ जाओ, ठीक है। अब जैसे पूछने बोलिए फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए 0.01 kg
ऑफ ए केजी pellet having velocity v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के पैलेट की, ठीक है, वेलोसिटी पता नहीं, चलो आ जाओ भैया। तो यहां से बोल दो डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर h अपॉन mv, ए स्पीड और ये मास दिया mv, तो कितना आ जाएगा ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 0.01 इंटू वी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.1, तो ऊपर भेजा 0.1 को, तो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻33 लैम्डा मीटर में, ठीक है। ये आगे डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो कितनी कम होती है, इससे अपन ये समझ सकते हैं कि 10-10 मीटर पर सेकंड से चलते हुए पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी कम होती है, समझ गए क्या? आपके सामने देखो नन्हे मुन्ने से डेटा है 10⁻⁻33 की टर्म में, क्लियर है। अब आप इसको चाहो तो एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, कितना, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻23 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है क्या? ये तो दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो सारी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से बेटा सारा सिस्टम बदल, ठीक है। तो ये डीब्रो, अब आ जाओ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हालांकि प्रोटॉन की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है तुम्हारा दी हुई है तो मैं लिख जरूर दूंगा, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पे लिखो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली, एग्जैक्ट वैल्यू पूछने लग गया आजकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक साहब। तो बोल दो लैम्डा ई, वो आ जाएगा कितना, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन अंडर रूट 2me QeV, है ना, ये फॉर्मूला में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो बोल दो एज वी नो, अरे भैया आप क्या जानते हो, है ना, ये हो गया। तो आपको मास वगैरह सब पता है, ये वोल्टेज है तो वोल्टेज अप्लाइड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है। ये एज वी नो क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1, कितना था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है शायद, -31 kg, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन QE बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2, m आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू Q हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ गई? तो अब यहां से सोल्व करेंगे अपन इसको, तो सोल्व करने पे ऑन सॉल्विंग दिस, क्या लिखूंगा मैं, ऑन सॉल्विंग दिस लैम्डा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। दिस इज द लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई, ये ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करोगे रखो, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। सर इसको निकाल, देखो प्रोटॉन की भी दी हुई, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यों सर, इसको निकालने के पीछे कोई जबरदस्त रीजन, हाँ क्योंकि अभी अपन डेविसन जर्मर, देखो मैंने कोई बात बोल दी, तुमने मान ली, फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता है, फिजिक्स में हर चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देना पड़ता है, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल बोथ प्रूफ आर रिक्वायर्ड। तो ये तो सारी मैथमेटिक्स से निकाल दिया अपन ने, अब अपने को इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखना है कि वास्तव में क्या कोई मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे डेविसन एंड जर्मर, वो अपन आगे बात करेंगे। तो अभी मैं उस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन का जो ये निकाला है हिसाब किताब, वो इसलिए निकाला क्योंकि डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन से एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, और ये प्रूव करा कि यस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक एक्सरे, मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक्सरे की तरह बिहेव कर रहा था। तो जो रिजल्ट एक्सरे के आए वही उसने दिए, ये बात अपन आगे करेंगे। अब देखो आ जाओ, अब यहां से मैं और करके लिख दूं क्या, और इसमें क्या 12.27 को ये भी कभी काम आता है, इसको अंडर रूट 150 भी कर सकता हूं मैं, 150 का रूट 12.27 होता है, ध्यान रखना, जैसे 144 का 120 का 12 होता ना, ये क्लियर है क्या, ठीक साहब। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बात समझ में आ गई सर, ठीक है।
अब देखो, अब इस पे भी क्वेश्चन, पहले तो इसकी क्वेश्चन करते हैं और फिर ये देखते हैं इस चीज को से एक्सपेरिमेंट का क्या ताल्लुकात है। ठीक है सर, पहले इस पे क्वेश्चन करा दीजिए आप। एग्जाम्पल 32, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन, ये सीधा सीधा था, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विथ voltage V equal to 100 volt, then it's de Broglie wavelength associated with it will be, ठीक है। कितनी होगी? तो आ जाओ सॉल्यूशन में। तो क्या मैं बोल दूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 12.27 अपॉन अंडर रूट 100 वोल्ट एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, ये 1.227 एंगस्ट्रॉम। दिस वुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर है क्या? ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी जो उसके साथ एसोसिएटेड होगी। चला गया? तो आपको पोटेंशियल दे देगा इलेक्ट्रॉन के लिए, हर किसी के लिए मत लगा देना फॉर्मूला, दीज आर फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने सारे देखो मैंने रख के सोल्व नहीं किया, लेकिन मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन के रखे तभी आया, एम और क्यू थे यहाँ पे। ये तो ये सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए आई है 12.27, हर किसी के लिए नहीं है, ध्यान रखना। प्रोटॉन के लिए अलग है, प्रोटॉन के लिए आपके मॉड्यूल में लिखी है 0.286, मैं वो नहीं लिख रहा, चलो लिख दूंगा पर कम काम का है। बेटा तुम क्या करते हो, फालतू की चीजें, तुम्हारे को कोई पढ़ा तो बहुत इंटरेस्ट होता है, सुनने ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, अरे क्या मतलब है उस बात का? पढ़ाने में तो लिटरेचर करवा दूंगा मैं, मतलब क्या उन बातों का? बेटा काम उतनी बातें कर जितनी तेरे काम है, जितनी तेरे से संभले, बाकी किताबें भरी हुई है बेटा, खूब लिखा है, ठीक है। बेंडे बनाने के तरीके हैं सब, दुकानदारी चलती है सबकी इससे। तो सर समझ में आ गया? तो 1.227 सर। अच्छा, अब इसमें जो तगड़ा क्वेश्चन देता वो देख, एग्जाम्पल 33 मेरे लाल। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is K equal to 64 electron volt, then it's a de Broglie wavelength. It's a de Broglie wavelength. लैम्डा विल बी, ठीक है। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा कितनी होगी? चलो साहब, तो क्या मैं बोल दूं, काइनेटिक एनर्जी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। EV बराबर 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से E से ही गया तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा ये, तो V आ जाएगा 64 वोल्ट। ठीक सर, समझ में आ गया? तो 64 वोल्ट से ये एक्सेलरेट हुआ है। अब आ जाओ इसकी, तो यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाओ, तो यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन है ये 2.27 इंटू अंडर रूट 64। क्लियर है? तो मैंने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है ईवी होती है, तो मैं बोल दूं अगर कोई 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की, तो अगर उसे एक्सेलरेट किया गया होगा तो इतने वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया होगा, भले किया नहीं किया, पर मैं बोल दूं करेंगे तो इतने से करेंगे, तो मुझे ये पता पड़ गया ना कितने वोल्टेज पर ये काइनेटिक एनर्जी आती है, तो मैंने वो रख दिया, और वो रखते ही 8 आ गया, तो 12 ये एंगस्ट्रॉम में है ना, 12.27 अपॉन 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये एंगस्ट्रॉम, ये आ गई लैम्डा इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी देता था इलेक्ट्रॉन की। अब जो बच्चे ना समझ होते हैं, जिनकी कंसेप्ट पे कमांड नहीं होती है, आलतू फालतू बातें पढ़ने में और पढ़ाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो कैसे करते बता देता हूं। वो क्या करते हैं, H/√2m, सर आपने ही तो बताया था 2m के वाला फॉर्मूला लगाओ अगर एनर्जी दी है तो इसमें वैल्यू, बेटा नो डाउट मैंने बताया था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास स्पेशल सॉल्यूशन भी था जिसमें सारी कैलकुलेशन की हुई है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए तो हमेशा आप ये कोशिश करो कि इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करो। ये सॉरी ये फॉर्मूला ही लिखा मैंने, यही है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो हमेशा। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें सर समझ में आ गई। क्लियर है क्या मुद्दा? तो हम कोशिश करेंगे यहां, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता और यहां पे वैल्यू रखता सारी, ठीक है,
ये वैल्यू रखता यार तो मामला बिगड़ जाता। समझ गया क्यों बिगड़ जाता? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी होती, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रखना पड़ता है, एच की वैल्यू भी रखनी पड़ती है और बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये नहीं। तो सर समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल कैलकुलेशन। सर आप कुछ कह रहे थे प्रोटॉन के लिए भी लिख जरूर दोगे आप? हाँ लिख लो फॉर प्रोटॉन। देख कॉपी भरने वाली बात है, मैं इन बातों का सपोर्ट ही नहीं करता कि अपन जबरदस्ती मतलब होता ना जैसे मैं अपनी होशियारी बताने के लिए जबरदस्ती तेरी कॉपियां भरवाता फिरूं, ये वो अरे माहौल बनाने से कुछ नहीं बेटा। आप पिन पॉइंटेड बातें, मेरे को कोई मतलब नहीं है अपना माहौल बना, आप तो पिन पॉइंटेड बातें वो पढ़ो जो आपके काम आए और जो आपको पार कराए और जो आपके लिए सही रहे। ऐसा नहीं हो कि कॉपी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि पढ़ने में मजा नहीं आए। पिन पॉइंटेड थ्योरी लिखाता हूं बेटा, पिन पॉइंटेड, ठीक है। आप जीएसटी सर की भी कॉपी देखो, पिन पॉइंटेड काम करवाते हैं और शानदार काम करवाते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाओ, तो यहां से लैम्डा प्रोटॉन है ना, तो लैम्डा प्रोटॉन कुछ भी नहीं है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन, तो आ जाएगा लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट, एच अपॉन अंडर रूट, वो वैल्यू रखो ना प्रोटॉन के लिए, तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्यूपी कर दो, एक बार क्यूपी कर दो। क्या मतलब है क्यूपी इंटू वी, बस कुछ नहीं है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए रखे वैसे प्रोटॉन के मास वगैरह सब रख दो और सोल्व कर दो। तो ये सोल्व करने पे जो डेटा आता है ऑन सॉल्विंग दिस यू लिख दो, है ना बेटा, ऑन सॉल्विंग दिस। सर मास कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस। आ जाओ, तो लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। ये तो प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ ये होती है बेटा, वी वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दो, यहां पे 0.286 आ जाता है। क्लियर है सर, समझ में आ गई? मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है। कम काम की बात है ये कम काम की बात है, जबरदस्ती का समय खराब करना, ठीक है, और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें करना, ठीक है। तो ये यहां पे, ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा आ जाओ, अब थोड़े से और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का, ठीक है। अपने कहां तक क्वेश्चन नंबर कहां तक? 33 है ना, 34 है ना, थोड़े से तगड़े हाई लेवल के है ना, जेई लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 34 है ना, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है सर। तो क्वेश्चन ये है बेटा, द पोटेंशियल एनर्जी, बूस्टर का आपके है ना, बूस्टर में है आपके मॉड्यूल में, बूस्टर में है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय ux इज इक्वल टू ई नॉट और ये 0 फॉर x, देखो ग्रेटर देन 0x और लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये आ गया ये लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल when x 0 से 1 एंड x ग्रेटर देन 1, ठीक है। x लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है और 1 से बड़े के लिए लैम्डा 2 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। if
total energy, if total energy of particle is 2 E naught, the ratio of lambda 1 upon lambda 2 will be lambda 1 upon lambda 2 will be, ठीक है। तो lambda 1 upon lambda 2 का रेशो बताना है, will be। चलो साहब आ जाओ, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है पार्टिकल की, तो ई नॉट 0, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है, किसके लिए है? फॉर 0 से 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना। और 2 ई नॉट टोटल एनर्जी है। तो जब पार्टिकल की 2 ई नॉट टोटल एनर्जी और 0 से 1 में पोटेंशियल एनर्जी थी, तो काइनेटिक कितनी हुई? तो मैं दोनों से काइनेटिक पे पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता है। तो यहां से मैं लिखूं सॉल्यूशन में, तो लैम्डा 1 बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m, h अपॉन अंडर रूट 2m K1, ठीक है, समझ गए। एंड या चल पहले निकाल, एज वी नो, क्या जानते हो? टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 2 ई नॉट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ई नॉट फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, hence काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो करो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टू ई नॉट माइनस ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये। अच्छा, for x greater than 1, टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं बोल दूं वही टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और ये है टोटल एनर्जी 2 ई नॉट और पोटेंशियल 0 है। देखो ए ग्रेटर देन 1 के लिए 0 है, समझ गए। तो ये x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये है काइनेटिक, और ये x ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, तो 2 ई नॉट आ गया काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो आ जाओ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो, लैम्डा 1 इज इक्वल टू h अपॉन, क्या आ जाएगा बेटा? h अपॉन अंडर रूट 2m K1, तो यहां से आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m ई नॉट, इक्वेशन 1। लैम्डा 2 इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m 2 ई नॉट, ये आ जाओ, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा रूट 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये आ गया। ये क्लियर है क्या? ये आ गया रूट 2। समझ गए सर? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, डायरेक्ट नहीं दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी दे दी, टोटल दे दी, तो काइनेटिक निकाल लो, इस ड्यूरेशन में अलग आएगी, इस ड्यूरेशन में अलग आएगी, मतलब इस रीजन में कह दो इसको, ड्यूरेशन तो क्या टाइम तो है नहीं, ठीक है सर। आ जाओ एग्जांपल 15 और तगड़ा क्वेश्चन दिखा दो सर। ये देखो बेटा एग्जांपल, अपना कौन सा नंबर बन रहा है इसमें एग्जांपल में? 34 के बाद 35, आ जा बेटा एग्जांपल 35, ठीक है। एग्जांपल 35 में क्या है बेटा? देखो, एन इलेक्ट्रॉन mass m with an initial velocity v is equal to v naught I cap, is in an electric field, E is equal to E नोट J कैप, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की ये है, एन इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक साहब। इफ लैम्डा नोट है ना इज इक्वल टू
H अपॉन एम वी नोट। ठीक है, ये पॉज करके खुद भी करना बेटा, पहले ट्राई, ऐसा नहीं सीधे टीप टाप के कर लो। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी, आफ्टर डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी, एट टाइम टी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। ठीक है, टी टाइम के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? ठीक साहब, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वी नोट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जे डायरेक्शन में है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं इस इलेक्ट्रॉन पे QE अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर, तो QE नीचे फोर्स लगेगा, तो मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इस पे फोर्स लगेगा, नीचे QE। E नोट ये फोर्स लगेगा, क्लियर है? तो E नोट फोर्स लगेगा नीचे। ठीक साहब, तो चार्ज आ रहा है आगे, फोर्स लगेगा नीचे। ठीक सर, अब टी टाइम के बाद इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, और इस इन्होंने दिया है एम लैम्डा नोट की वैल्यू h1। ठीक साहब, तो बोल दो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो मैं बोल दो इसका मोशन कैसा हो जाएगा? आगे तो जा ही रहा है, ये यूं जाएगा, ये ठीक है, ये तो एक स्पीड नीचे होगी, सॉरी एक स्पीड नीचे होगी और एक आगे होगी। आगे तो वी नॉट कांस्टेंट होगी क्योंकि आगे की तरफ ना एक्सेलरेट हो रहा है ना डीएक्सेलरेट हो रहा है, और एक नीचे की तरफ स्पीड होगी, तो वो कितनी होगी? तो बोल दूं आफ्टर टाइम टी यूजिंग, यू लिखो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बोलो? तो v इजिकल टू यू प्लस एटी, तो यहां से आ जाएगा बेटा इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में है ना, फॉर इन वाई डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये तो यह आ जाएगा 0 प्लस ई नॉट बाई एम इंटू टी, ये वी वाई। ठीक है, यह गया। तो अब हाँ, तो आगे चलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ गया ना, ए इधर देख, ये वाई डायरेक्शन में, तो अब नेट स्पीड कितनी आ जाएगी? तो क्या मैं बोल दूं वी नेट, ए बेटा अपने को तो नेट स्पीड चाहिए, वी नेट का मोड इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, है ना, ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर इनके का रूट अंडर। आ जाओ साहब, तो ये आ जाएगा वी नोट का स्क्वायर प्लस ई नोट बाई एम इंटू टी का स्क्वायर का रूट अंडर, ये दिस इज द स्पीड आफ्टर टाइम टी। ठीक साहब, तो मैं बोल दूं डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी, तो लेमडा एट टाइम टी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एट टी। ठीक है, टी टाइम पर स्पीड रख दो। ठीक साहब, क्लियर है? और उन्होंने इनिशियल स्पीड वी नोट को, अरे यार शिट, हाँ चलो ये तो एक्स में थी, तो इसको एच लेमडा नोट लिखा। ठीक साहब, तो मैं यहां से बोल दूं किसी टाइम टी पर स्पीड कितनी आई, तो यहां से लिख दो एच अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये एम तो बाहर रखो, एम, तो ये आ जाएगा वी नोट स्क्वायर प्लस ई नोट बाई एम टी, टी का स्क्वायर, ये तो यहां से आ जाएगा लेमडा एट टाइम टी इज इक्वल टू, अब यहां से वी नोट बाहर ले लेते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन है तेरा मॉड्यूल में, बूस्टर में देख, बूस्टर का 20 है, तो तू वो देख लेना, मैं उस मॉड्यूल मैं इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, है ना, चला जा, तेरे को ऑप्शन देके भी तगड़ी चला जाए। तो ये एम वी नोट, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा एच अपा, यहां से एम तो था ही, वी नोट बाहर ले रहा हूं, तो जैसे मैंने वी नोट बाहर लिया, कितना आ जाएगा ये 1 प्लस ई नोट अपॉन एम वी नोट टी का स्क्वायर, ये तो यहां से आ जाएगा लेमडा टी इज इक्वल टू लेमडा नोट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई नोट अपॉन एम वी नोट
टी का स्क्वायर, ये दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी। बोलो ठीक है। ये अब देख चार ऑप्शन जो थे वो मैं बता देता हूं तेरे को, तो ये ऑप्शन लिखते हैं यहां, ठीक है। ये क्वेश्चन था, यहां ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं। ये सॉल्यूशन यहां से चालू करता, ये ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए हुए थे अगले ने वो लिखता हूं। ए ऑप्शन, देख बेटा दिमाग कैसे लगता है वो देखना हो। ये लैम्डा नॉट। बी ऑप्शन, लैम्डा नॉट अंडर रूट 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट टी का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन, लैम्डा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट टी का होल स्क्वायर। और डी ऑप्शन नन, ठीक है, या नन मत करो, डी ऑप्शन में कर दो, माइनस कर दो यहां पे, लैम्डा नॉट अंडर रूट 1, सॉरी नीचे कर दो, लैम्डा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस है ना, इसको माइनस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट टी का स्क्वायर। ठीक साहब, अब देखो समझना ध्यान से हो, इधर देखो टाइम टी पर है ना वेलोसिटी, तो यहां से मैं बोल दूं ये लैम्डा नॉट एच अपॉन एम वी नॉट है। ठीक साहब, क्या टी टाइम बाद भी वेवलेंथ होगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या होगा? होगा ये कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, नेट, दिस नेट स्पीड विल बी ग्रेटर देन प्रीवियस। सर क्यों बढ़ जाएगी? v आगे QE बाई m नीचे फोर्स है, एक्सेलरेट हुआ तो यस स्पीड ज्यादा आएगी। तो ठीक साहब, अब मैं बोल दूं इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो वेवलेंथ कम आएगी, और मैं ये बोल दूं यहां पे 1 प्लस समथिंग है, ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, ग्रेटर, ये दिस लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी। तो मैं बोल दूं एज टी इंक्रीजेस, तो मैं बोल दूं स्पीड बढ़ रही है, तो मैं बोल दूं डी ब्रोगली वेवलेंथ कम आनी चाहिए। ये तो ज्यादा है तो कम आएगी, तो मैं बोल दूं कम आनी चाहिए तो नीचे बढ़ा आना चाहिए, नीचे बढ़ा, इसमें भी ज्यादा आ रही क्योंकि 1 माइनस समथिंग है, तो इस बार नीचे छोटा है, तो मैं बोल दूं बड़ा आना चाहिए। अरे बोलो छोटा आना चाहिए, बड़ा है, 1 माइनस समथिंग तो नीचे 1 से छोटा है, तो ये चीज बड़ी हो गई, तो मैं बोल दूं आंसर इज दिस, ये सी। तो सर सारी बात समझ में आ गई? बिल्कुल ओके है सर। चलो, तो लॉजिक से ही हो गया, तो इसको बोलते हैं लॉजिक। क्या बोलते हैं इसको? एम में सर के लॉजिक, लॉजिक लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, बहुत काम आती बेटा। तो वैल्यू रखना, लॉजिकल अप्रोच, ये सारी बातें मैं टाइम के साथ सिखाता रहता हूं, लेकिन अपने को ज्यादा समझदार नहीं बनना। ठीक है, चुपचाप काम करो, आगे बढ़ो। ठीक सर, समझदार इन द सेंस डेढ़ शाना नहीं है। सर समझ में आ गया? चलो।